हे फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमने हिंदी का फर्स्ट चैप्टर लिया है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हिंदी अगर आती है तो वर्णमाला से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, उन प्रश्नों की डिटेल में जानकारी हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं वर्णमाला के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, वर्णमाला क्या है कि स्वर और व्यंजन इन दोनों को मिला के क्या बनती है, तो हमारी वर्णमाला बनती है। तो दोस्तों, वर्णमाला के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कितनी संख्या है। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 52। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला, आप इस शब्द को याद रखिएगा क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में ये डिफरेंट है ये नंबर, इसलिए हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी संख्या है, तो वो है 52। अगर हम बात करें हिंदी में स्वरों की कितनी संख्या है, तो दोस्तों स्वरों की टोटल संख्या जो है वो है 11, यानी कि 52 हमारा पूरा क्या है, वर्णमाला है। और 52 में से जो 11 है हमारा, वो क्या है, हमारी स्वरों की कुल संख्या है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की कुल कितनी संख्या है, तो वो दोस्तों 10 है। इन्होंने कुल कितनी स्वर मानी है, 10 माना है इन्होंने। और कौन से एक स्वर को इन्होंने छोड़ दिया है, तो वो है री। री को इन्होंने छोड़ दिया है और इसको दोस्तों यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये हमारा स्वर होगा। स्वर में स्थान इन्होंने री को नहीं दिया है। तो दोस्तों, ये किसके अकॉर्डिंग है, भोलानाथ के अकॉर्डिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की कुल कितनी संख्या है, तो आप बताएंगे 10। लेकिन वैसे अगर पूछता है कि हिंदी में स्वरों की कुल कितनी संख्या है, तो आप बताएंगे 11। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि री को क्या किया है, इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया है। किसने, भोलानाथ तिवारी ने। आइए चलते हैं आगे, बात करते हैं कि कौन कौन से वो स्वर हैं जिनको 11 की संख्या में रखा गया है हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, पहला जो स्वर है हमारा वो है अ, दूसरा है बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ओ, औ। गाइस, आप इन सभी को नोट कर ले। ये क्या है, हमारे 11 स्वर हैं जो हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आते हैं। अब बात करते हैं व्यंजनों की। तो दोस्तों, व्यंजन की संख्या कितनी है, तो दोस्तों व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 33 है। यानी कि स्वर हमारे 11 हो गए, व्यंजन हमारे 33 हो गए। तो दोस्तों, इस नंबर को आप याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग व्यंजन की कुल कितनी संख्या है, तो वो है 33। इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं कि इन 33 व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन में कौन से व्यंजन आएंगे, तो का वर्ग यानी कि का वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं वो सभी हमारे स्पर्श व्यंजन आते हैं। का, खा, ग, घ, अंगा। चा वर्ग चा, छा, जा, जा, इया। टा वर्ग ता, था, दा, धा, ड़ा। और ता वर्ग यानी कि ता, था, दा, धा, ना। और गाइस, पा वर्ग भी इसके अंतर्गत आएगा। पा वर्ग भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पा वर्ग भी इसके अंतर्गत आएगा। पा, फा, बा, भा, मा। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो ये हमारा क्या है, या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि या, वा, रा और ला ये क्या हैं, तो ये अंतस्थ व्यंजन हैं। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन, जिन्हें हम एक और नाम से जानते हैं संघर्षी व्यंजन, यानी कि जिनको बोलने पर ऊष्मा का व्यय हो या फिर संघर्ष करना पड़े, तो ऐसे व्यंजन को हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों, ये कौन कौन से हैं, ये है हमारा शिकारी वाला सा, षटकोण वाला सा, और सर्प वाला सा और हा, यानी कि शा, शा, हा, ये हमारा क्या है, संघर्षी व्यंजन है। उसे हम उस व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त का मतलब ही होता है जो मिलकर बना हो। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। दोस्तों, यहाँ तक हमारा है छ, त्र, ज्ञ और स्रा। दोस्तों, छ कैसे बनता है, तो का हलंत और प्लस षटकोण वाले सा से बनता है हमारा छ, यानी कि 2
एक पूर्ण व्यंजन और एक अर्ध व्यंजन के मिलने से हमारा क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। त्रा की बात करें तो यहाँ पर ता, हलंत और प्लस रा यानी इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, तो हमारा त्रा बनता है। और अब बात करें ज्ञा की, तो ज्ञा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जा का मिश्रण करते हैं, जा हलंत प्लस इया के साथ इसका मिश्रण करते हैं, तो इसके मिश्रण से क्या होता है, संयुक्त व्यंजन बनता है जिसे हम ज्ञा बोलते हैं। अब बात करते हैं स्रा, तो दोस्तों स्रा के लिए यहाँ पर हम शिकारी वाला सा लेते हैं, हलंत लगाते हैं और प्लस में क्या करते हैं, रा लगाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो जाता है स्रा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा द्विगुणित व्यंजन। और द्विगुणित क्या है कि इसको बोलने के लिए हमें जीभ को मोड़ना पड़ता है, यानी कि द्विगुण करना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ये है पढ़ाई वाला अड़ा और पेड़ वाला डा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा द्विगुणित व्यंजन। बात करते हैं अयोगवाह की, तो अयोगवाह कितने हैं, तो वो हैं 2 और कौन कौन से हैं, अन और आहा। यानी हिंदी भाषा में अयोगवाह की बात करें तो यहाँ पर 2 है, लेकिन संस्कृत भाषा की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों संस्कृत भाषा में यह डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर 2 है लेकिन वहाँ पर अयोगवाह की संख्या संस्कृत भाषा में 4 होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर यहाँ पर दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अपने सुझाव। और वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो प्राप्त होती रहे। आइए चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट, स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। तो दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श का मतलब होता है छू कर, और संघर्षी यानी कि संघर्ष, जिनको बोलने में संघर्ष भी हो और स्पर्श भी हो, वो स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत भी हों। तो दोस्तों इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर स्पर्श संघर्षी बनता है। और कौन कौन से व्यंजन हैं, तो वो है चा, छ, जा, झ। तो दोस्तों ये हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो दोस्तों अर्धस्वर हिंदी में कितने हैं, 2 ही हैं, या और वाह। या और वाह को हम अर्धस्वर के अंतर्गत रखते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट, लुंठित स्वर क्या होता है। तो दोस्तों लुंठित स्वर क्या होता है, तो वो होता है रा। रा हमारा क्या है, लुंठित स्वर है। पार्श्विक स्वर की बात करें तो वो हमारा ला है, इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको ध्यान से। अब बात करते हैं वर्गीकरण की, तो जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। कैसे कैसे, पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। तो दोस्तों अगर हम मध्य स्वर की बात करें तो इसमें केवल एक ही स्वर आता है। मध्य स्वर में कितने स्वर आते हैं, केवल एक स्वर आते हैं। और अग्रस्वर में कितने आते हैं, तो 4 आते हैं, ई, बड़ी ई, ए और ए, ये हमारे अग्रस्वर हो गए। पश्च स्वर यानी कि जीभ के पिछले हिस्से से जो बोले जाते हैं वो क्या है, बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। तो दोस्तों ये हमारे पश्च स्वर हो गए, जिनको हमने डिवाइड किया है जीभ के भाग के आधार पर, यानी पश्च भाग, मध्य भाग और अग्रभाग, इन भागों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने यहाँ पर किया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा जीभ उठने के आधार पर। तो दोस्तों जीभ उठने के आधार पर कैसे हम इसका विभाजन करते हैं, तो पहला है संवृत्त, यानी कि संवृत्त, वृत्त मतलब कि चौकोर, और सम मतलब कि अगर मुंह हमारा विवृत्ताकार में खुले, विवृत के स्वरूप ले, आप इसको उच्चारण करके भी समझ सकते हैं, ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ। तो दोस्तों ये हमारा हो गया समृद्ध। अर्ध समृद्ध की बात करें यानी कि आधा खुला हो, तो ये क्या है, ए और ओ, ये हमारा अर्ध समृद्ध आ जाएगा। अर्ध विवृत के अकॉर्डिंग आएगा अ, औ, ए, अन। और दोस्तों चौथा हमारा है विवृत। गाइस यहाँ पर इसको हमें नीचे लिखना चाहिए था, चौथे पॉइंट को यहाँ पर आप इसको समझ लीजिएगा, ये हमारा 4th पॉइंट है। पहला ये है समृद्ध, दूसरा अर्ध समृद्ध, तीसरा है अर्ध विवृत और चौथा है विवृत। तो इसके अंतर्गत केवल एक ही स्वर आता है, वो है बड़ा आ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये विभाजन भी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। तो प्रयत्नों के आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे कि अल्प प्राण अघोष कौन कौन से वर्ड हैं। तो ये है हमारा का, चा, टा, ता, पा। दोस्तों अल्प प्राण का मतलब होता है कि जिसको बोलने में
कम वायु का प्रयोग हो, कम प्राण, प्राण का मतलब होता है वायु, और अघोष यानी कि घर्षण कम हो, जिसको बोलने में घर्षण कम हो और मुख से वायु भी कम निकले, तो ऐसे वर्डों को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण, अघोष। आप इसका उच्चारण करके इसको समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, जैसे का, च, ट, ता, प। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं महाप्राण। महा का मतलब ज़्यादा वायु निकले, और ये अघोष यानी कि वायु तो ज़्यादा निकलेगी लेकिन ये क्या है, अघोष, मतलब घर्षण कम होगा इसको बोलने में। तो दोस्तों ये है हमारे ख, छ, ट, थ, फ, यानी इसका उच्चारण करने पे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि वायु तो ज़्यादा निकलती है लेकिन बोलने में घर्षण कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्प प्राण सघोष। दोस्तों अल्प प्राण यानी वायु कम निकलेगी लेकिन घर्षण ज़्यादा होगा, ग, ज, ड, द, ब। ये हमारे अल्प प्राण सघोष हो गए। अब बात करते हैं महाप्राण सघोष की। तो दोस्तों महाप्राण सघोष क्या है, यानी कि महाप्राण यानी वायु ज़्यादा निकलेगी और साथ ही साथ घर्षण भी ज़्यादा होगा, यानी कि घ, झ, ड़, ध, भ। दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर घर्षण ज़्यादा हो रहा है। अब बात करते हैं अल्प प्राण सघोष की। तो दोस्तों अल्प प्राण यानी कि वायु कम निकलेगा और सघोष यानी कि घर्षण ज़्यादा होगा। जैसे हम बोलते हैं ड, ञ, ण, न, म। ये क्या है दोस्तों, इन वर्डों को हम एक और नाम से जानते हैं, इन्हें हम पंचमाक्षर या फिर नासिक के व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इसको आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए, इसे हम नासिक के व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अल्प प्राण सघोष की। तो अल्प प्राण सघोष व्यंजन कौन से हैं, या, रा, ला और वा। बात करते हैं लास्ट महाप्राण अघोष की। तो दोस्तों महाप्राण अघोष के अंतर्गत जो आएंगे शब्द वर्ड वो है हमारे शा, शिकारी वाला, षटकोण वाला और शा। और इसके बाद लास्ट लाइन कहती है कि सभी स्वर अल्प प्राण सघोष हैं। दोस्तों इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जो हमने वर्णमाला पर बनाई है, हिंदी वर्णमाला, सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम या फिर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।